सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं हरकिरत सिंह हाजिर हूँ आपके सामने और आज लेकर के आए हैं संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा 7th लेसन था 12th क्लास का। और अगर मैं बात करूँ BA 3rd की, ठीक है, तो उसमें भी हमारी जो है 5वीं यूनिट यहाँ पे चल रही है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है विश्व व्यापार के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं संचार कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले संचार जो है, कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कम्युनिकेट हो रहा है दो के बीच में, दो लोगों के बीच में जो वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, जो बातचीत हो रही है, उसे हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन। किसी दूसरे की आवाज़ को हम सुन रहे हैं बैठे बैठे, हमें हमारे तक संदेश पहुंच रहे हैं, वो जो संदेश हमारे पास में पहुंच रहे हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को। उन संदेशों को समझ करके, उन संदेशों को सुन करके हम वैसा व्यवहार करते हैं। पहले अनाउंसमेंट होती थी कि राजा जो हैं वो यहाँ पर भ्रमण के लिए आ रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो फिर सब अपने अपने काम पर लग जाते थे। तो वो इसका मतलब हुआ कि वो आदेश सुन करके वो अपने काम पर लग चुके हैं, तो मतलब उन्होंने कम्युनिकेट किया है उस आदेश के साथ में। तो उसी प्रकार से ये होता है संचार, कम्युनिकेशन जो होता है। तो इसके लिए किसी न किसी माध्यम की हमें आवश्यकता होती है कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस माध्यम से कर रहे हैं। कि किसी के सामने हम फेस टू फेस खड़े हैं तो वो फेस टू फेस कहलाएगा कि हम प्रेजेंट हैं उस टाइम पे वहाँ पे, तो फिर हम उसके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है। इसी प्रकार से कोई जो लंबी दूरी का है, तो लंबी दूरी के लिए भी हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से पुराने समय में अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें तो हमारे पास में तार जो है उसकी शुरुआत हुई थी, टेलीग्राफ जिसे कहा जाता है, टेलीग्राफ। तो इस प्रकार से उन सब की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे जो है दूरदर्शन की मतलब रेडियो शुरू हुआ, फिर टेलीविज़न शुरू हुआ, इस प्रकार से आकर के मोबाइल फ़ोन मतलब टेलीफोन शुरू हुआ, फिर मोबाइल फ़ोन शुरू हो गया और वर्तमान में कंप्यूटर की जो है पीढ़ी आ चुकी है। वर्तमान जनरेशन जो है ये कंप्यूटर की जनरेशन कही जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ बातें नहीं हैं। तो संचार क्या है, देखिए, लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया है, जिनमें टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। तो जो टेलीग्राफ था ये पश्चिम में जो यूरोप वाले थे, यानी यूरोप वासियों ने जब पश्चिम की तरफ गए तो अमेरिका पर जाकर के जब उन्होंने अधिकार या वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई या अमेरिका को उन्होंने उपनिवेश बनाया, तो उस समय उनके साथ कम्युनिकेट करने का जो सबसे बड़े अच्छा माध्यम था वो टेलीग्राफ था। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जो अटलांटिक महासागर है, जो यूरोप और अमेरिका के बीच में जो अटलांटिक महासागर है, तो वहाँ पर दोनों के बीच का एक क्षेत्र है, वहाँ पर अटलांटिक महासागर के अंदर एक पठार है, उथला हुआ बाग है, और उस पठार को नाम दिया गया है टेलीग्राफ पठार। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राफ पठार कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक के अंदर स्थित है। क्यों? क्योंकि उत्तरी अटलांटिक जो है वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के दोनों के बीच में है। तो वो सबसे जो माध्यम था इन दोनों के बीच कम्युनिकेट करने का वो टेलीग्राफ ही था, तो इसलिए बीच वाले एक पठार को टेलीग्राफ पठार कहा जाता है। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान, यानी कि जो 20वीं शताब्दी थे उसके आरंभिक समय में, यानी हम बात कर रहे हैं कब की, 1901 से लेकर के 1950, ये समय जो है 20वीं शताब्दी के मध्य दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनियों का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। इस समय जो है अमेरिका के अंदर इसका एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। अमेरिका में जो नगरीकरण हुआ है उसका सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी जो उपकरण है वो किसको कहा जाता है? टेलीफोन को कहा जाता है। फर्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया और अपने शाखा कार्यालय छोटे छोटे नगरों में खोल दिए। तो छोटे छोटे नगरों में जब शाखा कार्यालय खोल दिए तो वहाँ पर फिर क्या है, टेलीफोन की जो है वायर जो है वो बिछा दी गई और उनसे कम्युनिकेट किया गया। तो देख सकते हैं ये है टेलीग्राफ हमारे पास में। सबसे पहला टेलीग्राफ जो है 1846 के अंदर, ठीक है, जो है बनाया, किसने बनाया? भी सैमुअल मॉर्सन के द्वारा जो है इसको रिसीव्ड पेटेंट, यानी कि पेटेंट किनके नाम पर करवाया गया है? सैमुअल मॉर्स के नाम पर, ठीक है। उसके बाद में टेलीफोन की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1847 में इनका जन्म हुआ था और 1922 के अंदर इनका जो है वो निधन हो गया। तो इस बीच में उन्होंने यानी कि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र लगभग 50-60 साल रही होगी जब इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास में ये टाइम पीरियड है इनका। फिर उसके बाद बात करते हैं तो जो हमारे पास में यहाँ पे रेडियो आता है, यानी सबसे पहले क्या आएगा, टेलीग्राफ, फिर टेलीफोन और फिर आएगा रेडियो। तो रेडियो का इन्वेंशन जो करने वाले हैं वो कौन है, गुग्लिल्मो मार्कोनी है। 1901 के अंदर इन्होंने इटली से इनका जो है रेडियो प्रसारण या रेडियो की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले टेलीग्राफ सैमुअल मोर्स जो है 46 के अंदर 1846 में बन रहा है और ये लगभग टाइमिंग हमारे पास में आ जाएगी 1890 के समथिंग, ठीक है। 1890 के समथिंग ये टाइम आएगा और ये टाइम आ गया हमारे पास में 1901। तो इस समय रेडियो जो है वो शुरुआत हो चुकी है, रेडियो की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान के अंदर क्या हो रहा है, विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया है सेलफोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो, विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया जो सेलफोन का प्रयोग है, सेलफोन के प्रयोग को संभव बनाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका संपर्क जो है वो जोड़ा गया। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख पारवेदन ऑप्टिकल फाइबर तारों का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ही अब ये क्या किया जा रहा है, वर्तमान में पारवेदन ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जा रहा है। यानी ये फाइबर होता है जिसमें लाइट की गति से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। वर्तमान में इस प्रकार की जो फाइबर है वो महासागरों के नीचे जो है, महासागरों की तले में बिछाई गई है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के साथ में जोड़ने के लिए संचार व्यवस्था को, क्योंकि ये लाइट की गति से और लाइट को मोड़ा जा सकता है। यानी कि इन्होंने साबित करके दिखाया कि हम लाइट को मोड़ सकते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती हुई जाएगी। यानी इसके अंदर की जो एरिया है ना, जो अंदर का जो कोर है, ये किसका बना हुआ, कांच का। तो कांच से टकरा करके ये जो है क्या होती जाएगी, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती हुई आगे जाएगी। तो इस प्रकार से वो डेटा ट्रांसफर करेगी। तो वर्तमान के अंदर फाइबर का जो यूज, ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज किया जा रहा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिकल तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणाली को उन्नत किया। तांबे वाली जो तारें थी उसको उन्नत करके अब जो है वो कौन सी तारें आ चुकी हैं, कांच वाली तारें आ चुकी हैं, जिसके अंदर जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इनसे आंकड़ों की विशाल मात्रा का तीव्रता से सुरक्षापूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ठीक है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। जो दूरसंचार के जो साधन थे, यानी पहले तो जो टेलीफोन था, तो टेलीफोन का जो रिप्लेस किया है वो तो मोबाइल ने आकर के टेलीफोन को रिप्लेस किया। तो फिर जो टीवी था, टीवी को रिप्लेस किसने किया, तो टीवी को देखा जाए तो कंप्यूटर ने आकर के रिप्लेस कर दिया था उसको। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो आज इंटरनेट के लिए इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो है वो किया जाता है। चलिए देख लेते हैं उपग्रह संचार। तो उपग्रह के माध्यम से संचार किया जा रहा है। वर्तमान में इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ी अहम भूमिका है, अहम जो है हमारा स्तंभ है, हमारे विकास का जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो इंटरनेट है। इंटरनेट जो है पहले जो फर्स्ट जनरेशन से फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G और 5G, इस प्रकार से करता करता हुआ वर्तमान में 6G तक भी बातें जो है जा रही हैं इसकी इंटरनेट की। तो ये क्या है, ये उसकी जनरेशन बढ़ाई जा रही है। तो वर्तमान में इंटरनेट पर पूरा फोकस किया जा रहा है। जितनी सुगमता से इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा उतनी तेज़ी से डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उतनी जल्दी कम्युनिकेशन किया जा सकता है और आने वाले जो आपदाएं हैं उनसे बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से अब इंटरनेट को जो हमें प्राप्त करना है, या तो इंटरनेट को वायर के माध्यम से एक टावर से दूसरे टावर से हमें कनेक्ट कर करके उससे नेटवर्क लेना पड़ेगा, और या फिर दूसरा हमारे पास में जो है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कि सैटेलाइट के माध्यम से पहले ही पृथ्वी के बाहर जो है सैटेलाइट भेज दिए जाते हैं और उन सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है। कि पहले अगर आपने देखा हो कि दूरसंचार के लिए जो दूरदर्शन होता था उसके लिए हम घर के ऊपर एंटीना लगाते थे। तो वो जो एंटीना लगाया जाता था ना, तो उस एंटीने को घुमा करके जो है वो रेंज में लाया जाता था, उसका हम नेटवर्क पकड़ते थे। तो आपने देखा होगा कि दूरदर्शन जो है चलता था एंटीने के माध्यम से। तो वो एंटीना जो है वो किस ओर जाता था,
तो वो आगे से जो हमारे पास में सैटेलाइट, जो हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, उनसे जो है वो अपना डाटा रिसीव करता था। जो टीवी कंपनियां हैं वे डाटा को सैटेलाइट पर भेजती थी और सैटेलाइट से जो है डाटा वो लिया जाता था। कहाँ पर? ये सैटेलाइट के द्वारा वापस जो है इस जगह से मान लेते हैं ये डाटा ऊपर भेज दिया गया और यहाँ से फिर से क्या है, इस जगह पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने उस भेजे हुए डाटा को रिसीव कर लिया। तो ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 800 करोड़ लोगों को जोड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल 800 करोड़ जो है विश्व की आबादी हो चुकी है। उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। आप हर समय मित्रों को फ़ोन करने के लिए एवं छोटे संदेश प्रेषित करने हेतु सेल फोन का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? आप मित्रों से बात करते हैं, हर शाम को बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ठीक है, वीडियो कॉलिंग होती है। तो ये सब किसके माध्यम से संभव हो सका है? तो ये सब संभव हो चुका है इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट को वर्तमान में इतना अपग्रेड किया जा रहा है कि हम डायरेक्ट सैटेलाइट से, हम कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं भले हम ग्राउंड में क्यों ना बैठे हो, ग्राउंड से भी नीचे क्यों ना बैठे हों, तो भी हमारे पास नेटवर्क उसका आना चाहिए। इतना अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो बन सकता है उपग्रह संचार के माध्यम से। आप हर समय मित्रों को, ये बात होगी, अथवा केबल दूरदर्शन टेलीविज़न पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप उपग्रह संचार सेवा का उपयोग करते हैं। तो वो जो अपन टीवी वगैरह चलाते थे ना, तो वो टीवी चलता था उपग्रह संचार के माध्यम से। तो पहले जो उपग्रह भेजे जाते थे ना, वो सिर्फ भेजे जाते थे दूरदर्शन संबंधित, जो टीवी संबंधी जो होते थे आंकड़े, उनको प्राप्त करने के लिए। और मोबाइल कैसे चलता था? या तो उस समय दूरदर्शन के टाइम पे टेलीफोन चलता था। तो टेलीफोन कैसे चलता था? वायर के माध्यम से चलता था, तारे बिछा करके तारों का जाल होता था। फिर उसके बाद में मोबाइल आया, तो मोबाइल में तो आप देखते हैं कि कोई तार होती नहीं है। तो फिर ये कैसे काम करता रहा? तो फिर क्या होता है कि जो हमारे पास में यहाँ पे टावर लगा हुआ है, ये हमारे पास में टावर लगा है, एक टावर हमारे पास यहाँ लगा हुआ है। आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका जो दोस्त है वो यहाँ पर खड़ा है। तो फिर जो है इसके पास में आपने कॉल लगाया, आपने मोबाइल उठाया और इसको कॉल किया, तो इसके पास में जो मोबाइल की जो रिंग बजेगी वो कैसे बज रही है? अभी इसके पास मोबाइल पर जो रिंग बज रही है वो कैसे बज रही है? तो यहाँ से आपने डाटा जो भेजा है वो टावर को भेजा, इस टावर से ग्राउंड में होता हुआ वायर के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, वायर के माध्यम से इस टावर पर पहुँचा और इस टावर से नेटवर्क जो है वो रिंग आप दूसरे आपके दोस्त के मोबाइल पर गई। तो जैसे उसके मोबाइल पर रिंग गई, उसने उठाया, आपसे बात करनी शुरू की। तो ये भी किसके माध्यम से हुआ? यहाँ पे तारों के माध्यम से हुआ। लेकिन अब वर्तमान में क्या किया जा रहा है कि भले आप कहीं पर भी, कितने भी गहरी खाई में कहीं पर भी बैठे हैं, आपके पास में नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, वो टावर की वजह से नहीं आ रहा था। लेकिन वर्तमान में सैटेलाइट को जो यूज़ किया जा रहा है ना, वो इंटरनेट के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए अब क्या है, अब भले आप कहीं पर भी छुप जाएंगे तो आपको जो वो नेटवर्क जो है, वो जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, वो खोज निकालेगा। क्लियर है? तो ये बहुत सी इसके बेनिफिट हैं। 1970 में से, जब से यूएसए एवं पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया है, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। एक नया युग आ गया, जीपीएस आ गया, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ठीक है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो आ गया है। आप जीपीएस के माध्यम से, गूगल मैप के माध्यम से आप किसी भी कोने में जा सकते हैं, आप वहाँ का सैटेलाइट मैप देख सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर के मतलब वहाँ जाने का रास्ता आप गूगल मैप से ढूंढ सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? ये किसके पास है? ये डाटा जो है, ये आपको जो डाटा दे रहा है, ये किसके पास में है? तो ये सैटेलाइट के पास में डाटा जो है वो सुरक्षित रहता है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक परीक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका स्थान सत्यापन सीमित था। यानी कि उस स्थान पर जाकर के उसका सत्यापन करना कि ये जो स्थान है कितना बड़ा है, इस पर जाने का रास्ता क्या है और इससे निकलने का। पहले जंगल होते थे, तो जंगलों में जाने के रास्ते और फिर वहाँ से निकलने के रास्ते जो है वो, अगर कोई एक बार भटक गया तो फिर वो जंगलों में ही रह जाता था। तो फिर ये जो है वर्तमान में अब इसको कैसे दुरुस्त किया गया है? तो कैसे ये किया गया है? इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट यानी कि सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से जो है इसको पूरा हम खंगाल सकते हैं कि कहाँ पर कितने जंगल हैं, कितनी वहाँ पर जो है सघनता है जंगलों की, कितनी वहाँ विरल है, कहाँ मरुस्थल है, कहाँ नदी है, ये सब हम पूरा इस गूगल मैप के माध्यम से देख सकते हैं।
और ये गूगल मैप किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। इस तकनीक के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाली इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है। जो धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही थी, तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें जो है लागत मूल्य बढ़ रहा है या कुछ समय लग रहा है, तो उसको हम जो है कम कर देते हैं। अब हम डायरेक्ट ही कहीं जाने की बजाय हम कॉल लगाते हैं, डिस्कस करते हैं, हाँ भाई कैसे हो, अच्छे हो, ठीक है, बस कॉल कट किया, बात हो गई। अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका तात्पर्य है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर है। कहाँ तो हम 500 किलोमीटर बात कर सकते थे किसी से, या 500 किलोमीटर तक जो है जा सकते थे। अब उतने ही पैसों के अंदर हम 5000 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर सकते हैं। किसके माध्यम से? उपग्रहों, सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सैटेलाइट की कहानी क्या है, भारत में सैटेलाइट के कदम कैसे हैं, कैसे भारत ने अपने कदम उठाए सैटेलाइट के संदर्भ में। तो देखिए, सबसे पहला जो सैटेलाइट जो भारत के द्वारा भेजा गया था वो था अभी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट है जो कि 19 अप्रैल 1979 को भेजा गया था। भास्कर 1 भेजा गया था 1979 में, ये भी उसी सन में भेजा गया। उसके बाद में रोहिणी का भेजा गया, रोहिणी 1980 में भेजा गया। और 18 जून 1984 के अंदर एप्पल यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट किया गया, का परीक्षण किया गया, ठीक है, एरियन रॉकेट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। भास्कर, चैलेंजर तथा इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार दूरदर्शन रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। तो हाँ भी काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सी अच्छी बातें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सी इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर। तो देखिए, जो रॉकेट होते हैं ना, जो हमारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक लेकर के जाते हैं और वहाँ पर उनको स्थापित करते हैं, वो जो रॉकेट होते हैं ये सिर्फ रॉकेट ले जाने का काम करते हैं, और उसके बाद ये रॉकेट जो है वापस ज़मीन पर आकर के गिरते हैं, नीचे आ जाते हैं और वो वहाँ पे जो है अपना सैटेलाइट छोड़ आते हैं। इस एरिया में होता है सैटेलाइट, बस इतना सैटेलाइट होता है, बाकी पूरा का पूरा जो है इसमें ईंधन होता है। इसमें क्या लगे होते हैं भी, अलग अलग ये इंजन लगे होते हैं, ये उसके अपने ईंधन, इसके अंदर ईंधन भरा होता है पूरा का पूरा, टुकड़ों के अंदर ईंधन और इसके अंदर होता है, एक एक टुकड़ा नीचे नीचे गिरता जाता है और ये हल्का होते होते ऊपर की ओर चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी से अगर किसी को जाना है तो उसे किस वेग से जाना होगा, तो वो कहलाता है पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग। तो पलायन वेग जो है हमारा पृथ्वी का, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास में इतना वेग जो है हमारे पास में होना चाहिए, इतनी गति हमारे पास में होनी चाहिए, तब जाकर के हम इस हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें लगातार ईंधन की खपत आवश्यक होती है। तो इसके लिए जो व्हीकल होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, वो बनाए गए थे। सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ये था अभी SLV-1, फिर उसके बाद में SLV-2, 3 इस प्रकार से बनाए गए, फिर ASLV बनाया गया अभी ASLV। तो देखिए ये क्या है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर उसके बाद में ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ गया, ठीक है, ASLV आ गया, फिर PSLV आ गया, पोलर सैटेलाइट आ गया, फिर जो हो गया हमारे पास में जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ गया सबसे बड़ा। तो उसके बाद में इसकी आगे की पीढ़ियाँ जो है वो चलने लगी अलग अलग, अब इसको अपग्रेड किया गया, ये GSLV। अब वर्तमान में जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो GSLV के रॉकेट ही छोड़ करके आता है। क्लियर, ये रॉकेट होते हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? साइबर स्पेस इंटरनेट, अब हमें स्पेस जो इंटरनेट है, जो अंतरिक्ष इंटरनेट है, यानी कि जो उपग्रह संचार है, उस पर अब हमें थोड़ी कड़ी नज़र रखनी भी जरूरी है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। कंप्यूटरीकृत स्पेस यानी अंतरिक्ष का एक संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेब जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो आपने सुना ही होगा, WWW,
ठीक है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द वर्तमान में प्रत्येक वेबसाइट ये के लिए यूज़ किया जाता है। वेबसाइट में इसका यूज़ करना बेहद आवश्यक है, इसके अलावा वेबसाइट को हम सर्च नहीं कर पाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जो होती है, तो ये क्या है, ये साइबर स्पेस इंटरनेट है जो कि एक जाल के रूप में फैला हुआ पूरा का पूरा एक जाल, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, वेब जो होता है जाल। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना, शारीरिक यानी कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं का प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। ये जो इसमें क्या है, बाइनरी कोड यूज किया जाता है, 1 0 और 1। इस बाइनरी कोड का यूज करके जो है ये पूरे सिस्टम को कम्युनिकेट किया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम जो होता है यानी कि अंकीय दुनिया, ये कैसी दुनिया है, एक अंकीय दुनिया है। इसको कोई अगर आप देखने लगोगे तो आपको हर जगह पर अंक की आवश्यकता होगी। कोई भी आप पासवर्ड फिल करेंगे, कोई भी आप OTP डालेंगे, कुछ भी आप इसमें वेबसाइट में कर रहे हैं ना, तो अपने को अंक की आवश्यकता पड़ती है, बाइनरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में हो सकता है, जल में चलित नौका में हो सकता है, उड़ते जहाज़ों में, और वास्तव में कहीं पर भी हो सकता है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का यानी कि इंटरनेट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है, वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 के अंदर 1995 में 5 करोड़ थे, 2000 में 40 करोड़ और 2010 के अंदर 200 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं इंटरनेट के जो यूजर्स हैं 2010 के अंदर आंकड़ा आ जाए तो 200 करोड़ है। वर्तमान में तो आप मानकर के चलिए ये कम से कम जो है 500 करोड़ तक आंकड़ा जो है पहुंच गया होगा। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है, यानी पहले जितने भी इंटरनेट के यूजर्स थे वो सारे के सारे जो है उनमें मैक्सिमम जो परसेंटेज था वो किसका था, USA का था, यानी सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेट यूजर्स जो कहाँ पे थे, USA के अंदर। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स जो है वो कहाँ पर आपको मिलेंगे, चाइना और भारत के अंदर मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कहाँ की है, चाइना और भारत की ही है। इसके बाद में देखते हैं USA में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश 1995 में 66% जो है वो रह गया। अब विश्व के अधिकांश यूजर्स जो है वो USA, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन, भारत में है। जैसे कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। ओके, चेक आगे देखते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक सामाजिक स्पेस को, अब देखो अब वर्तमान में क्या किया जा रहा है, साइबर स्पेस को लोगों तक और सरल भाषा में पहुंचाया जा रहा है, जिसके अंदर क्या है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस के रूप में देखो ईमेल, ई वाणिज्य, ठीक है ना, यानी इंटरनेट कमर्शियल जो है, ई शिक्षा, इंटरनेट एजुकेशन, ई प्रशासन, तो इस प्रकार से माध्यम से विस्तृत करेगा। वर्तमान में इस प्रकार से इसको विस्तार से बढ़ाया जा रहा है। आप ईमेल भेज सकते हैं, आप इस शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, अमेजन से कीजिए, फ्लिपकार्ट से कीजिए, स्नैपडील से कीजिए, मीशो से कीजिए, वर्तमान में मीशो जोरों से चल रहा है ना। इस प्रकार से ई शिक्षा, आप शिक्षा ले सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप हमसे जो शिक्षा ले रहे हैं ये भी ई शिक्षा कहलाएगी, ठीक है। फिर ई प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो गया है। फैक्स, टेलीविज़न, रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए, इन सब की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आ चुका है। वैश्विक ग्राम क्या है? वैश्विक ग्राम का मतलब होता है विश्व एक गांव, विश्व को एक गांव बना देना। जैसे आप गांव के किसी भी कोने में जा सकते हैं ना, आप अपने गांव के यानी कि रोज़ाना के हिसाब से आप अपने गांव में जा सकते हैं, आप कहीं पर भी घूम सकते हैं गांव के अंदर। तो इस तरीके से जो विश्व है ना पूरा का पूरा, उसको एक गांव बना दिया गया है। आप विश्व के किसी भी कोने में जाना चाहें, आप यूट्यूब के माध्यम से जा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जा सकते हैं, आप मोबाइल कॉल के माध्यम से जा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जा सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। आप मतलब कि अब वर्तमान में धीरे धीरे क्या है, जैसे परिवहन है, परिवहन को खूब बढ़ा दिया जाए,
बहुत ही जैसे बुलेट ट्रेन चला दी जाए तो उससे भी क्या है कि लंबी दूरी जो है वो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मान लो कि आप एक घर से निकल करके दूसरे घर में जा रहे हो ना, तो ऐसे एक देश से निकल कर दूसरे देश में आप जा सकते हैं। तो मतलब ये विश्व क्या बन जाएगा, विश्व एक गाँव बन जाएगा। एक घर से दूसरे घर तक जाने में जितना समय लगता ना, उतना समय आपको एक देश से दूसरे देश में जाने में लगेगा। तो हुआ कि नहीं हुआ एक काम। तो इसीलिए जो इंटरनेट है ना, तो इंटरनेट ने तो दूसरे किसी साधनों की तुलना में, जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा, यानी परिवहन के माध्यम से हमें विश्व को एक गांव बनाना, उससे कहीं जल्दी इंटरनेट ने गांव बना दिया। विश्व को क्या बना दिया, एक गांव बना दिया। तो इस सपने को साकार कर दिया है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा सरकार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश, वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहचानने हेतु किया जाता है। अगर हम असैनिक के गतिविधियों के बारे में बात करें तो वर्तमान के अंदर कोई भी निजी कंपनी या कोई भी सरकारी कंपनी या कोई भी शैक्षणिक संस्थान, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने सैटेलाइट के चित्र लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, सैटेलाइट के इमेजेस लेकर के आ रहा हूँ, रेडियो के इमेजेस लेकर के आ रहा हूँ, तो ये जो सारे के सारे मैं ला रहा हूँ, ये किसके माध्यम से ला रहा हूँ, इंटरनेट के माध्यम से लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप तक इन प्रक्रमों के बारे में इनकी पहचान करवाई जा सके। क्लियर है। इस प्रकार से ये हमारे पास में जो संचार है, संचार का जो हमारा ये टॉपिक है, ये संचार आप समझ चुके होंगे। कम्युनिकेशन करने के कौन से माध्यम होते हैं, किस प्रकार से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से संसाधन हमारे पास में मौजूद हैं। वर्तमान में इंटरनेट की बढ़ती जो डिमांड है, उसी के साथ साथ साइबर स्पेस जो इंटरनेट है, इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये हुआ हमारे पास में कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है। हमारा जो 12th क्लास की बात करें तो हमारा 7th लेसन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसके बाद हम 8th लेसन की बात करेंगे, जो कि हमारा अंतिम लेसन रहने वाला है। इस प्रकार से आपका मेरे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें, उनको बोले नोट्स बनाएं और अच्छी तरीके से वीडियो को देखें। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए रिवीजन की वीडियोस भी लेकर के आऊँगा और इसी के साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चनों पर भी डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।